हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? लाइफ प्रोसेस जिसमें मेंटेनेंस ऑफ फंक्शंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। मतलब हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदा है या नहीं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं? वो हमें उसके मूवमेंट से पता चलता है, उसकी ग्रोथ से पता चलता है। जैसे कि हम प्लांट्स में देखते हैं, सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है और वो बड़ा होता जाता है। वैसे ही एनिमल्स में हम देखते हैं कि भाई जो कैट है वो बच्ची थी, फिर वो ग्रो करी, बड़ी हुई। और वैसे ही सभी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि जिस चीज़ में मूवमेंट है वो ज़िंदा है या नहीं है। अब मूवमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। जैसे कि मान लो कोई टूटा हुआ पत्ता है, अब हवा से तो वो भी हिलेगा, तो उसमें मूवमेंट है पर वो ज़िंदा नहीं है। ज़िंदा अगर हमें देखना है कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे? कि हम देखेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। एनिमल्स में हम देखते हैं जैसे कि कोई अगर सो रहा है तो वो होता तो ज़िंदा ही है, क्योंकि वो सांस तो ले ही रहा है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे जो है इसके इंट्रोडक्शन में यही बताया है कि कोई भी चीज़ ज़िंदा है तो हम उसके बारे में पता कैसे लगाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organisms must use systems providing control and coordination. तो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स के लिए जो कंट्रोल मूवमेंट्स के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कि हमें करेक्ट रिस्पॉन्ड दे विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वही सिस्टम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम उसको कहते हैं। अब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम देखने को मिलता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है, जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रोवाइड करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ के लिए। सबसे पहले हमारे पास एनिमल्स नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो इन एनिमल्स coordination and control and coordination are provided by nervous and muscular tissues। तो ह्यूमन बींग्स या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लें तो हम फटाफट अपना हाथ जो है वो पीछे ले लेते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो वो कैसे होता है? हमारी बॉडी में क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो जो डायग्राम है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का है। हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब ऐसे नेफ्रॉन्स जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं आपस में। अब जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, ये एकदम रिफ्लेक्स एक्शन देगा और आपकी मसल्स को जो है वो ऑर्डर देगा कि आप अपना हाथ जो है वो पीछे ले लो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्वस सेल। These receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, the nose, the tongue, and so on. So, gastatory receptors will detect
taste, while olfactory receptors will detect smell. जैसे कि आपका नोज़ है, नोज़ जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, और जो टंग है वो गैस्टरी रिसेप्टर होता है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है. अब हमें यहाँ पे बताया है कि जो डेंट्रिकल टिप्स होती हैं, जो कि ये जो टिप्स है इसकी डेंट्रिकल टिप्स, इसको हम बोलते हैं नर्वस सेल की. ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे पूरा जो इम्पल्स है वो बॉडी में ट्रैवल करता है और सिग्नल देता है बॉडी को कि क्या एक्शन जो है वो लेना है. तो जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है डेंड्राइट से सेल बॉडी तक अलोंग, उसके बाद में वो एक्सॉन तक पहुंचता है, और एक्सॉन जो है वो उसका एंड है. तो एक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेट ऑफ करता है, रिलीज़ करता है सम केमिकल्स को, जो ये केमिकल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं. बीच में हमारे पास साइनैप देखने को मिलता है, जो कि ये इसके बाद में क्या है, जैसे कि एक और नेफ्रॉन है, तो इसके बीच का गैप जो है हम उसको साइनैप बोलते हैं. साइनैप जो है फिर उसके बाद में वैसे ही वो जनरेट करता रहता है और आपके ब्रेन तक जो है एट द एंड सिग्नल पहुंचा देता है. तो वही यहाँ पे बताया है कि एक्सॉन जो है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स. These chemical cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulse travel in the body. तो हमें यहाँ पे इतना ही बताया है. बाकी यहाँ पे इसके डायग्राम के बारे में बताया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि जैसे कि हमारे यहाँ डेंड्राइट से स्टार्ट होता है, बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है एक्सॉन की तरफ, फिर नर्व एंडिंग आती है. इसके बाद में यहाँ पे गैप होता है जो कि साइनैप हम उसको बोलते हैं. फिर वापस आगे जो है हमारे पास न्यूरॉन का सिस्टम, मतलब न्यूरॉन प्रेजेंट होता है. फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्स एक्शन वही है कि अगर आप कोई डेंजरस सिचुएशन में हो, आपने कोई गर्म चीज़ को टच कर लिया है, तो वो फटाफट जो है आपका हाथ हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो मसल एक्शन में आ जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि इफ़ nervous impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of these impulse. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nervous impulse from many neurons. तो अगर हमने पहले वाला तरीका जैसे देखा, उसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. अब अगर हमें रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करना है तो हम इतना टाइम नहीं लगा सकते कि हम किसी चीज़ को सोचें और फिर अप्लाई करें. तो उसके लिए हम इसने बताया है कि इंटरेक्शन ऑफ मैनी न्यूरॉन इम्पल्स भी जो है न्यूरॉन्स में देखा जाता है. अब क्या है, in order to receive these signals, this thinking part of the brain is the skull,
must be connected with nerves coming from various part of the body. तो अब जो हमने देखा कि थिंकिंग का पार्ट इन्वॉल्व है, तो ब्रेन तक जो है वो सिग्नल जाने चाहिए, ऑर्डर जो है वो रिसीव होने चाहिए। तो जो स्कल है वो कनेक्टेड होना चाहिए सभी हमारे बॉडी पार्ट से। तो वो कनेक्टेड कैसे होता है, यहाँ पे बताया है जैसे कि सिमिलरली इफ दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज टू instruct muscle to move, nervous must carry this signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. तो अगर हम इतना सब कुछ मतलब सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचेंगे, फिर हम एक्शन लेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा हाथ जो है वो जल भी सकता है, इसमें ये बताया है। तो अब जैसे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो यहाँ पे बताया है कि रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व्स गेट डिटेक्ट हीट, then to be connected to the nerves that move muscles in the simpler way. तो अब अगर जो नर्व्स हैं वो हीट को सेंस कर ले और नर्व से कनेक्टेड हो मसल्स के थ्रू, तो वो सिंपली हमारा जो है रिस्पॉन्स कर देगी, और इसी रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया कि नर्व्स जो है, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ऑन देयर वे टू द ब्रेन. Reflex arc are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. तो अब इसके लिए क्या होता है कि जो नर्व्स हैं वो ऑल ओवर द बॉडी मीट करती है एक बंडल के फॉर्म में, और स्पाइनल कॉर्ड जो है फॉर्म करती है। अब यही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन तक जाती है। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है, और साथ ही साथ में ब्रेन तक भी जो है वो सिग्नल को पहुंचाता है। अब क्या है, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो जो रिफ्लेक्स आर्क है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए। जैसे कि हाँ, यहाँ पे देखो ये डायग्राम भी बताया है कि ये जो हीट है ये स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उसने देखा, मतलब उसने सेंस किया, और सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो है उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक इफ़ेक्ट जनरेट किया, जहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देती है कि भाई हाथ जो है वो हम पीछे ले लें, और जो मैसेज जो है वो ब्रेन तक भी ऐसे इसके थ्रू जाएगा। फिर आ जाता है ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व्स के से बनी हुई होती है, जो कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़म्स और न्यूरल कंट्रोल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सब ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, और मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो ब्रेन ही होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के CNS बनाती है। CNS मतलब कंट्रोल न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई information to think about
thinking involves more complex mechanisms and neural connections. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain and spinal cord constitute the central nervous system. फिर यहाँ पे हमें बताया कि ब्रेन जो है वो मसल को भी मैसेजेस सेंड करता है, मतलब सिग्नल्स जो है वो सेंड करता है, और ये उसका सेकंड वे होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करने का मसल्स से. अब भी यहाँ पे बताया है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system, consisting of serenal nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. तो जो ब्रेन है उस ब्रेन मैसेजेस भेजता है मसल्स तक, कि तो मैंने आपको बता ही दिया. अब यहाँ पे हमें बताया है कि दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक PNS जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि दो चीज़ें कंसिस्ट करता है. एक सेरिनल नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, और एक होती है स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है. अब ब्रेन में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है मेन ब्रेन का, जो कि सेंसरी इम्पल्स और वेरियस रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करता है. और फोर ब्रेन जो है वो हियरिंग, स्मेल और साइट के लिए भी स्पेशलाइज्ड होता है. तो यहाँ पे हमें यही बताया कि द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. It has regions which receive sensory impulse from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. और अब ये क्या करते हैं कि ना, मतलब ये सुनते तो हैं ही, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखते हैं अपने ब्रेन में. मतलब जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को स्मेल कर लेते हैं तो वो ये ब्रेन जो है वो इसकी मतलब स्टोर कर लेता है स्मेल की कैसी थी. जैसे कि आप याद रखते हो कि मान लो कोई जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी की स्मेल आपको याद रहती है, एक बार आप सूंघ लेते हो तो आपको हमेशा वो याद रहती है. तो ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. उसके बाद में जो फोर ब्रेन है वो सेंसेशन भी फील करता है. जैसे कि हंगर है तो वो भी जो हमारा फोर ब्रेन है वो याद रखता है. तो जैसे कि द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटर associated with hunger, which is in a separate part of the forebrain. अब यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन बताया है. फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा है. उसके बाद में मिड ब्रेन यहाँ पे आ जाता है. हाइंड ब्रेन जो है ये नीचे वाला पार्ट है जिसमें पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम होता है. सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग होते हैं.
कंफ्यूज मत होना इसमें। यहाँ नीचे आप स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलती है। और स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि बैकबोन होती है, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करने के लिए ही होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऑल ओवर द बॉडी आपके प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो है प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस इन सब के फंक्शंस भी होते हैं, आगे की क्लासेस में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हमें क्या क्या याद रखना है कि एक तो फोर ब्रेन में आपके पास सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, और मिड ब्रेन में ही आपके ये हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। और हाइंड ब्रेन में जो है पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम आपको याद रखना है, ड्रॉ करना, मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको। इसकी एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। फिर क्रेनियम जो है वो क्रेनियम स्कल होता है। जैसे कि हमारा जो स्कल है, यहाँ पे आप ये थिन ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है वो आपका क्रेनियम है, मतलब स्कल है। अब यहाँ पे बताया कि मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, salivation and vomiting are controlled by the medulla in the hind brain। तो आपका जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग जो है ये आपका मेड्यूला कंट्रोल करता है, जो कि हाइंड ब्रेन में लोकेटेड है। ये वाला जो है मेड्यूला, वो आपका वॉमिटिंग और सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद में जो भी आपकी थिंकिंग वाली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, जैसे कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइंड ब्रेन में, जो सेरिबेलम जो है ये आपको इन एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। पॉस्चर ऑफ द बॉडी और बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग द बॉडी में इसका ये फंक्शन होता है। उसके बाद में यहाँ पे इससे टॉपिक है कि हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। तो ब्रेन जो है, ब्रेन में मतलब ब्रेन में दो लेयर्स होती हैं। खुद ब्रेन मतलब पहले तो स्कल आ जाएगा। स्कल जो है वो आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो कि शॉक से मतलब आपको गिरने से बचा, मतलब जब हम गिर जाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करेगा एज अ हेलमेट की तरह। उसके बाद में जस्ट स्कल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो कि बलून की तरह एक्ट करता है, शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोटेक्ट कर लेता है हमारे वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड्स को। फिर यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज़ें बताई है कि जो नर्वस टिश्यू है वो कैसे कंट्रोल होगा टिश्यूज़ वगैरह में। तो वही है कि आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह जो है वो हेल्प करता है।
फिर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम था कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए, बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए, वैसे ही मतलब प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होती हैं, पर फिर भी वो कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें छुई मुई का एग्जाम्पल दिया है, जिसे मिमियोसा मतलब फैमिली का होता है ये प्लांट छुई मुई। आप इसको देखोगे कि जैसे ही आप इसको टच करते हो वैसे ही ये अपनी लीव्स को जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेता है। तो ऐसा कैसे होता है ये हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसने बताया है कि कोई भी ग्रोथ इस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती है, और उसके अलावा इसने बताया है कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट है सीडलिंग का वो ग्रोथ के थ्रू ही होता है, मतलब ग्रोथ कॉज करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इफ़ it is prevented from growing, it will not show how movement. So plant show two different types of movement. First one जो है मतलब डिपेंडेंट ग्रोथ होती है, मतलब वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब एक तो डिपेंडेंट ग्रोथ पे होगा और एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे होगा। अब यहाँ पे हमें छुई मुई का बताया है कि ये सेंसिटिव प्लांट है। तो वहीं यहीं पे इससे पूछा है कि भाई अगर प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम है, ना टिश्यू है, ना कोई मसल है, तो फिर ये डिटेक्ट कैसे करता है टच को और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि जैसे कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स भी इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स करते हैं, मतलब कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल। पर मतलब अनलाइक इन एनिमल्स, इन लोगों के पास ना तो कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और ना ही कोई सिस्टम वगैरह होता है। तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। इन प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिक केमिकल means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. Finally, again as in animals, some cell must change shape in order for movement to have. Instead of specialized proteins formed in animals, muscle cell, plant cell change shape or by changing the amount of water in them, resulting in swallowing or shrinking and therefore in changing shape. तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्लांट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेल टू सेल दे सके। और यहाँ पे जो है कुछ सेल्स जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकती है ताकि मूवमेंट जो है वो हो सके प्लांट्स में। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन तो होता नहीं है और ना ही मसल सेल्स वगैरह होती हैं, पर ये चेंज कर लेती हैं अपनी शेप को और अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज कर लेती है अपने अंदर ताकि ये श्रिंक हो सके, स्वॉलो हो सके, या जो भी मतलब चेंजिंग शेप इसको लेनी है वो ये ले सके। फिर यहाँ पे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ बताया है। जिसमें हमें एक तो बताया है कि
एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो होते हैं, जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी है, ये सब प्लांट में क्या क्या चेंजेस करवा सकती है या हमें देखने को मिल सकता है। तो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी will change the direction that plant parts grow in. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. मतलब जैसे कि प्लांट जो है वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करेगा, ये हमें यहाँ पे बताया है। फिर प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली भी करता है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया है कि दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ shoot and roots respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism. In hydro means water, the chemo refer to chemicals which would hydrotropism and chemotropism. तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि प्लांट जो है मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ होती है शूट और रूट्स की रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ और ग्रेविटी। तो ये जो है वो हमें मतलब ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल होता है। अब जैसे कि वाटर के लिए हाइड्रो होता है और केमिकल्स के लिए कीमो होता है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म भी देखने को मिलता है। फिर हमें ये यहाँ पे यही बताया कि जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन क्विकली हो जाता है, वैसे ही प्लांट्स में भी हो जाता है। जैसे कि सनफ्लावर है वो डे टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है और नाइट में भी करता है। डे में वो एकदम सन की तरफ अपना डायरेक्शन कर लेगा, रात में वो मुरझा जाता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसी के साथ अब हमारा ये लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें हॉर्मोन्स इन एनिमल्स बताया है। वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं ताकि जो मतलब ये जो एड्रेनलिन है वो हार्ट पे एक्ट करता है। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया, यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ट्रिगर और द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड्स द हार्ट। इसमें क्या होता है कि जब ये एड्रेनलिन हार्ट पे एक्ट करता है तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिससे हमारी मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से और स्किन से रिड्यूस कर देता है ये ऑक्सीजन, ताकि हम लोग क्विक रिस्पॉन्स दे सकें। क्विक रिस्पॉन्स के टाइम पे एड्रेनलिन जो है सिक्रीट होता है और ये हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। जैसे कि आपने वो एक एग्जांपल सुना होगा कि अगर हमारे पीछे शेर पड़ जाए तो हम कैसे भागने लगेंगे, बिना सोचे समझे हम भागने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एड्रेनलिन जो है हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो हमें पैनिक स्टेट में लेके आता है और
हम इजीली भाग पाते हैं। फिर वैसे ही जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एड्रेनलिन है, और भी हॉर्मोन्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये हमारा सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है बॉडी का। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है इन ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास कॉमन भी है और कुछ मतलब थोड़े डिफरेंट भी है। यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स जो है लोकेटेड है, जैसे कि हाइपोथैलेमस मेल और फीमेल में दोनों में सेम है। पीनल ग्लैंड जो है वो भी सेम है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी कॉमन है, ये हमारे मिड्यूला में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी कॉमन है। थायराइड ग्लैंड जो है वो भी प्रेजेंट होती है, यहाँ गले में प्रेजेंट होती है ये। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो भी प्रेजेंट होती है। थाइमस प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल दोनों में ही। फिर एड्रेनल ग्लैंड जो है, जो एड्रेनाइन को प्रोड्यूस करता है, वो किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है यहाँ पे। पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज भी दोनों में होती है। अब मेल और फीमेल में डिफरेंट क्या है, वो ये है कि ओवरीज जो हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं, और मेल्स में टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि मेल हार्मोन होता है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि जैसे कि क्यों हमें बोला जाता है कि हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, जो कि एनरिच होता है आयोडीन में। तो आयोडीन जो है वो बहुत नेसेसरी कंपोनेंट होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है, ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बन सके। थायरॉक्सिन जो है वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर, और बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। आयोडीन जो है वो एसेंशियल मतलब कंपोनेंट होता है सिंथेसाइज करने के लिए थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे यही लिखा है कि थायरॉक्सिन regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth. Iodine is essential for the synthesis of thyroxine. फिर ग्रोथ हार्मोन जो है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब यहाँ पे उसके बारे में भी बताया है कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है या कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, तो चाइल्डहुड में ये डॉर्फिज्म को भी लीड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता देती हूँ कि ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, as in its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. Dwarfism क्या होता है, बौने इंसान होते हैं ना जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है, उसको डॉर्फिज्म बोलते हैं। तो डॉर्फिज्म कब लीड होता है, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो पाए और अच्छे से बॉडी जो है वो डेवलप ना हो पाए।
उसके बाद में जब बच्चे 10 to 12 ईयर्स की एज पे अप्रोच करते हैं और प्यूबर्टी हिट करती है, तब हमें टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे यही बताया कि जैसे कि एज यू अप्रोच 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज, these changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. अब कौन से चेंजेस होते हैं वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देख पढ़ने को मिलेगा, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया कि अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़र करता है तो उसको क्या इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे इंसान को ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जो कि पेनक्रियाज जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि ब्लड शुगर को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि सही टाइम पे सही हार्मोन का रिलीज़ होना, सही क्वांटिटी में रिलीज़ होना, मैकेनिज़्म का सही होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी हार्मोन थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी में ऊपर नीचे हो गया तो आपको बहुत सी चीज़ों से सफ़र करने को मिल सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ देखने को मिलती है। अगर इंसुलिन सही से रिलीज़ ना हो बॉडी के द्वारा तो ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो हाई भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा जो है वो ओवर हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता देती हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये वाला जो एक्टिविटी 6.4 है, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताया है कि कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में और उनके फंक्शंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में लोकेटेड है और स्टिम्युलेट करता है ग्रोथ को सारे ऑर्गन्स के लिए। और थायराइड ग्लैंड है जो कि रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म को बॉडी के ग्रोथ के लिए। फिर इंसुलिन देखने को मिलता है। इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को। टेस्टोस्टेरोन दिया है जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, और ओवरीज के बारे में बताया। ओवरीज जो है वो डेवलप करती है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को और रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। फिर है एडलराइन ग्लैंड, मतलब सॉरी एडलर फिर यहाँ पे हमारे पास एडलराइन है जो कि एडलराइन ग्लैंड रिलीज़ करता है, और रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं जो कि स्टिम्युलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज हॉर्मोन्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछी जाती है टेबल। फिर यहाँ पे थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन बता दिए कि भाई वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, ताकि जो थायरॉक्सिन है वो अच्छे से रिलीज़ हो सके और थायराइड ना हो आपको। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत मतलब कम पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पे आपको समरी भी दी है, थोड़ी सी समरी पढ़ लीजिएगा, कभी कभी हेल्पफुल रहती है।
फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में 3 तो आपको एमसीक्यू दिए हैं। पहला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो इंसुलिन जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, थायरॉक्सिन भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो काइटोकाइनिन जो है वो प्लांट्स का है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है द गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। बी ऑप्शन इसका आंसर है। फिर है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग इन बॉडी, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखे है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। मतलब आपको यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है वो बनाना है। ये वाला जो आपका डायग्राम है वो आपको उस क्वेश्चन में बनाना है न्यूरॉन का, और इनको एक्सप्लेन करना है कि किस किस के क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद में तो इस टाइप से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी लाइव विद एनाक्षी क्लास 10 पे मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।